जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में 70th बीपीएससी एग्ज़ाम के हिस्ट्री क्वेश्चंस की बात करेंगे। और इससे पहले हमने 70th बीपीएससी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस की है। और इस वीडियो में हिस्ट्री देन आने वाले वीडियोस में अदर सब्जेक्ट की भी बात करेंगे। देखिए, प्राइमा फेसिया ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी है, तो इनमें आपकी एक्यूरेसी 90 to 95% होनी चाहिए। मतलब आसान से भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है अगर एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो आप भारत के किसी भी कोने से आप जानते हो मधुबनी पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है। सो आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है। ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने को भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्राइबल मूवमेंट संथाल हुल टुक प्लेस इन। तो संथाल हुल यानी संथाल रेबेलियन जो है वो किस ईयर में हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 1855 से 1856 के बीच। अब ये तो आसान है, बट इससे रिलेटेड मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ। ये पूछा गया है यूपीएससी के सीएपीएफ में। तो इसमें कह रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संथाल हुल ऑफ 1855-1856। तो ये ईयर इन्होंने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है। पहला स्टेटमेंट है कि संथाल वर इन अ डेस्पेरेट सिचुएशन एज ट्राइबल लैंड वर लीज्ड आउट। दूसरा स्टेटमेंट है कि संथाल रेबल वर ट्रीटेड वेरी लीनियंटली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल। तीसरा ये कि संथाल इनहेबिटेड एरियाज इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड संथाल परगना। यानी संथाल उन एरियाज में रहे जिन्हें आगे चल करके कॉन्स्टिट्यूट करके संथाल परगना के नाम से कहा जाने लगा। और चौथा ये कि जो संथाल रेबेलियन है ये एकलौता मेजर रेबेलियन था 98th सेंचुरी के भारत का। और ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा वीडियो पॉज करके। देखिए, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, पहले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वन बाय वन चेक करते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि संथाल वर इन अ डेस्परेट सिचुएशन एज ट्राइबल लैंड्स वर लीज्ड आउट। देखिए, ये बात सही है। जून 1855 को ये हुल रेबेलियन जो है वो होता है, और इसी के साथ ही संथाली लैंग्वेज में हुल का मतलब रेबेलियन होता है, इसलिए इसे संथाल हुल कहते हैं। तो ये जो हुल रेबेलियन है ये कहाँ हुआ? तो आज की डेट में प्रेजेंट साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट और उनके आसपास वाले एरियाज में, जो कि झारखंड में है, इनमें 4 ब्रदर्स ने इसे लीड किया था। नाम था उनका सीदो, कान्हू, चांद और भैरव। ये 4 भाई थे जिन्होंने संथाल रेबेलियन को लीड किया, और ये इनका नाम बहुत फेमस है। खास तौर से बीपीएससी और झारखंड पीसीएस जैसे एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। और बेसिकली इनका यही नारा था कि डू और डाई, ब्रिटिशर्स लीव आवर सॉइल, यानी अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, इस तरह की ये बात कर रहे थे, बिकॉज ब्रिटिशर से इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा था। तो इसी के साथ ही हम जो पहला स्टेटमेंट देखते हैं वो ये कि संथाल वर इन अ डेस्परेट सिचुएशन एज ट्राइबल लैंड वर लीज आउट। ये बात सही है, ट्राइबल लैंड को लीज आउट कर लिया गया था, इस वजह से संथाल काफ़ी परेशानी में थे। और दूसरा जो कह रहे हैं संथाल रेबल वर ट्रीटेड वेरी लीनियंटली, देखिए ये बात गलत है। जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से ब्रिटिशर्स ने रोकने की कोशिश की, तो ये लीनियंटली वाली बात तो साफ तौर से गलत हो जाती है। तीसरा ये कि संथाल जिन एरियाज में रहते थे उन्हें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बदल दिया गया, ये बात सही है। जब प्रेशराइज किया गया तो उसके बाद फिर इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में चेंज किया गया है। और चौथा जो कह रहे हैं कि संथाल रेबेलियन एकलौता मेजर रेबेलियन था, क्या ये बात सही है? तो देखिए, ये बात भी गलत है। बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट उस टाइम पे हो रहे थे। तो आंसर जो है क्या बनता है? फर्स्ट एंड थर्ड। सो आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी कवर्ड है, और ट्राइबल रिवोल्ट पर हमने स्पेसिफिकली बैच में भी डिस्कस किया है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवोल्ट्स एंड रेबेलियंस वाला। अगला देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किन्होंने लिखा है? तो ये आप जानते ही हो, आंसर इसका ऑप्शन ए है, दादा भाई नौरोजी। और ईयर भी पूछ लेते हैं स्टेट पीसेस में, खास तौर से ध्यान रखिएगा 1901 में ये बुक प्रकाशित होती है, पब्लिश होती है। अगला देखिए, हु लेड द चंपारण सत्याग्रह। तो आप जानते ही हो चंपारण सत्याग्रह चंपारण बिहार में लोकेटेड है, और मेन इशू तो यही था कि जो इंडिगो फार्मर्स हैं उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो ग्रो करो, और ये 3 कठिया सिस्टम के थ्रू हो रहा था, यानी 3/20 वाला जो मेथड था। तो ये काफ़ी ख़राब अप्रोच थी, और इसके बाद मिट्टी भी काफ़ी ख़राब हो जाती है एक बार अगर नील की खेती कर ली जाए तो इस वजह से भी काफ़ी विरोध कर रहे थे पीजेंट्स इसका। और इनके लीडर थे महात्मा गांधी, उनका फर्स्ट सत्याग्रह था, तो आंसर इसका ऑप्शन डी है। और इनके सपोर्ट में जो बाकी लीडर्स थे उनका नाम बराबर पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जेबी कृपलानी जी हैं जो बाय प्रोफेशन टीचर थे, इसके अलावा मजरूल हक जी हैं। ठीक है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, जो खासतौर से एक्चुअली आज बिजली थोड़ी ज़्यादा ही कड़क रही है, तो आगे बढ़ते हैं। उस टाइम वैसे मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी। अगला देखिए, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा टेक प्लेस? चंपारण, बलिया, रांची और नन ऑफ द अबव। तो ये आप जान ही रहे हो इसका आंसर क्या है। देखिए, बिरसा मुंडा झारखंड से हैं और झारखंड की राजधानी रांची है। बाकी चंपारण बिहार में है, बलिया यूपी में है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं।
इससे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज में, और क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि उल गुलान या जो ग्रेट ट्यूमुल्ट है और ये किस इवेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये आप जान ही दो हम किस इवेंट की बात कर रहे हैं, बिरसा मुंडा रिवोल्ट की बात कर रहे हैं। आंसर इज ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ ईयर जरूर याद रखिएगा, 1900 का टाइम पीरियड है ये। अगला देखिए, तारीख फिरोज शाही वाज रिटेन बाय। ये अच्छा क्वेश्चन है बट आप देखो ये थोड़ा टफ है बेसिकली, बट ये पूछा गया है ना, यूपी पीसीएस में पूछा गया था, कौन सा करेक्टली मैच नहीं। तो पीवाईक्यूज आप करके जाओ, थोरोली इजी वाले सब करते हैं वो आप करोगे, और जो टफ वाले हैं वो भी आप कर लोगे। यहाँ इन्होंने पूछा था तारीख फिरोज शाही, तो शमसे सिराज अफीफ ने लिखा है। बाकी दोनों ध्यान रखिएगा, तबकाते नासिरी मिन्हास उस सिराज ने, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने, और जो तुगलक नामा अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो के बुक्स रिवाइज कर लेते हैं। तो तय हिंद उन्हें कहते हैं, कवाली के फाउंडर हैं, और बुक्स हैं इनकी खजैनुल फुतू, नूह सिपिर, आसिका और तुगलकनामा। ठीक है, ध्यान रहेगा। और एक और बुक बताता हूँ, बुरहान मासिर, ये भी याद रखिएगा, सैयद अली तबतबा। पूछते हैं, ये थोड़ा टफ है याद रखना बट रिवीजन से हो जाएगा। तो इसका आंसर आप समझ गए, आंसर इसका ऑप्शन ए है, शम्स सिराज अफीफ। वैसे ये मैंने बताया ना टफ है, बट अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो आसान है। अगला देखिए, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आप जान ही रहे हो, इसका आंसर ऑप्शन बी है, बदरुद्दीन तैयब। अगला देखिए, कुंवर सिंह, हजरत महल, खान बहादुर और मौलवी अहमदुल्ला। तो ये भी बहुत आसान है। कुंवर सिंह जी जगदीशपुर से बैटल को रिवोल्ट करते हैं, लीड करते हैं, और हजरत महल जो है वो लखनऊ से, खान बहादुर बरेली से, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। बैटल ऑफ चिन्हट के बारे में आप बताइएगा कि किसमें इनकी जीत होती है। बैटल ऑफ चिन्हट के विनर कौन होते हैं ये जरूर बताइएगा कॉमेंट करके, पूछा जाता है एग्जाम में, और एनसीईआरटी के अंदर भी है। तो इसका सही आंसर वैसे क्या है, 3, 4, 2 और 1। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी में है। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो देखिए जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडस वैली नहीं बल्कि मेसोपोटामियन की है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी है। और इसके बाद फर्स्ट डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, वीडी सावरकर जी ने फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया था रिवोल्ट ऑफ 1857 को। ये सारे बहुत बार पूछे गए पीवाईक्यूज हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज तो पहली बात 1800 में स्टैब्लिश हुई है, और दूसरा ये कि ये सिविल सर्वेंट्स को इंडियन लैंग्वेज में ट्रेन करने के लिए स्टार्ट होती है। अब आप ये देखो, यही से मतलब इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था आरओ में, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें उन्होंने पूछा था फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, और डेट यहाँ पे गलत, सॉरी मंथ यहाँ पे गलत लिखी थी इन्होंने। ठीक है, ये अगस्त में स्टैब्लिश होता है और जून में नहीं, और 1800 एडी में ही स्टैब्लिश होता है। तो ये तो सही है, मतलब ये तो गलत है, मंथ के कारण हो जाता है गलत, बाकी चीज़ें सही है। और दूसरा जो कह रहे हैं कि मेन पर्पस जो है वो ये था कि इंडियन लैंग्वेज टीच करना ब्रिटिश ऑफिसर्स को, तो ये बात सही है, इंडियन लैंग्वेज। और इसके अलावा हम देख पा रहे हैं जैसा कि इंडियन लैंग्वेजेस में सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करना ये मेजर प्राइम इंपॉर्टेंस था। तो यहाँ से ये पीवाईक्यू रिपीट करते हैं। देन सिविल सर्विसेज में पूछा गया था 2020 में कि ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम कॉलेज को स्टैब्लिश किया, क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन करना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन है? आप जानती हो, नाम में ही छुपा हुआ आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्यन एम्पायर के फाउंडर हैं, और मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर का नाम था वृहद्रथ। ठीक है। विच वायसराय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया? तो मेयो का नाम है कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करने में। तो ये पूछा भी गया था स्टेट पीसेस में, हु इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, तो मेयो होगा इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत लोग गलत करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन वाला, तो ध्यान रखिएगा। देखिए फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन में मेयो का नाम आता है, 1870 में फर्स्ट प्रोविंशियल सेटलमेंट के साथ ये आगे बढ़ते हैं। और राजकोट कॉलेज स्टैब्लिश किया इन्होंने, मेयो कॉलेज स्टैब्लिश किया है अजमेर में, और स्टैटिकल सर्वे को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, पहला सेंसस भी आप जानती हो मेयो के टाइम पे होता है 1872 में। देन 1881 से ये रेगुलर सेंसस होने लग जाते हैं। कौन सा फेमस सेंटर नहीं था बुद्धिस्ट लर्निंग का? तो वल्लभी है, विक्रमशिला है, नालंदा है, बट आप जानती हो कि नागपुर जो है फेमस सेंटर नहीं है। बाकी ये तीनों कहीं ना कहीं पूछे भी गए एग्जाम्स में, और बहुत फेमस सेंटर है ये नालंदा, खास तौर से वर्ल्ड वाइड फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अलाउड। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने क्या अलाउ करा? आप जानते हो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? 1878 में। और इसमें खास बात क्या रहती है कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास ये पूरी पावर हो जाती है कि वो किसी भी टाइम पे न्यूज़पेपर को जाकर कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर सकते हैं, अगर उन्हें डाउट भी होता है कि ये किसी भी तरह से कोई एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जो ऑब्जेक्शनेबल है एज पर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो कॉन्फिस्केशन ऑफ द असेट ऑफ द न्यूज़पेपर इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल। बिल्कुल, ये तो कोर फिलोसॉफी थी, कोर आइडिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का।
दूसरा कह रहे हैं कन्फिस्केशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज नॉट फाउंड टू बी ऑब्जेक्शनेबल, यानी जो ऑब्जेक्शनेबल ना हो उन्हें कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। तीसरा ये कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल, यानी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह भी कॉन्फिस्केट किया। तो आप समझ रहे हो एसेट्स वगैरह प्रिंटिंग प्रेस वगैरह को भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव के साथ हम जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका डी है। इसके बाद आप देखो तो ये जो क्वेश्चन था 69 बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो ये खुद के क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं और बाकी पेपर के तो करते ही हैं। तो पहला कह रहे हैं कि इट वाज इनेबल्ड बाय लिटन, दूसरा कह रहे हैं गेजिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, और तीसरा ये कि रिपन ने इसे रिपील करा। तो आप जानते ही हो कि लिटन ने लगाया था और इसे रिपील करने का काम रिपन करता है, तो दोनों सही हो जाता है। और गेजिंग एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिस्केट कर लिया जा रहा था। ठीक है, तो आंसर जो है ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3। देखिए अगला क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट रिटेन ऑन अशोका's पिलर। तो आप जानते हो अशोक के पिलर में मोस्टली ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हुए हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, और इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बाकी रीजन्स में हम देखते हैं खरोष्ठी लिपि भी यूज की गई है, बट यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्राह्मी के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आता है और ये इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय कॉर्नवालिस, तो आंसर इज बी। और एरिया कौन सा रहता है आप जानते हो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाले एरियाज रहते हैं मोस्टली। अच्छा, आपको अलग से वीडियो भी मिल जाएगी चैनल पे जो परमानेंट सेटलमेंट से डील करती है और बाकी जितने भी सेटलमेंट्स थे, और इनके सारे PYQs हमने साथ में डिस्कस किए हैं। ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, काफ़ी हेल्पफुल है। आइडिया क्या था, आइडिया यही था कि लैंड रेवेन्यू को फिक्स करना है परमानेंटली, और लैंडलॉर्ड्स के साथ खास तौर से, यानी ज़मींदार के साथ। ये मेन इसका पर्पस था। और ज़मींदार इसमें क्या हो जाते हैं, ओनर बन जाते हैं लैंड के, है ना, मालिक बन जाते हैं लैंड के, और रेंट कलेक्ट करते हैं पीजेंट से। और जो पीजेंट्स हैं यानी जो रियोट्स वगैरह हैं, उनको सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं और उन्हें बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। हु थ्रू हार्मलेस बम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर अगेन आप देखो यहाँ पे, तो मोर देन वन ऑफ द अबव के साथ हम जाएंगे। भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने ज्वाइंटली बेसिकली बॉम्ब को थ्रो किया, जो कि हार्मलेस बॉम्ब थे, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को ये बॉम्ब फेंका जाता है। और ये आप जानते हो भगत सिंह उसके बाद क्लेम करते हैं कि हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक आवाज़ पहुंचाना है। ठीक है, टू प्रोटेस्ट। अच्छा, ये क्या था इसके पीछे का रीज़न, तो इसके पीछे का रीज़न था कि ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे अगेंस्ट रिप्रेसिव लॉज। बहुत सारे ऐसे कानून थे जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल हो गए, है ना, इसके अलावा ट्रेड डिस्प्यूट बिल हो गए, और ये सारे बहुत ही ऐसे रिग्रेसिव बिल्स थे जो काफ़ी परेशान कर सकते थे आम जनता को। तो इस चीज़ के लिए टू मेक द डेफ हियर, है ना, ये पर्पस था भगत सिंह जी का। और बटुकेश्वर दत्त जी साथ में मिलकर के ये हार्मलेस बॉम्ब को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, और ये जानबूझकर किसी को हार्म नहीं करते और डेफिनेटली सरेंडर भी कर देते हैं इसके बाद। तो इसमें आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। बाकी के ऑप्शन में आप देखो जतिन दास जी का नाम है, तो जतिन दास जी आप जानते हो बाघा जतिन के नाम से इन्हें जाना जाता है, और ये HSRA से जुड़े हुए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ, बट ये बॉम्बिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, और बाद में हंगर स्ट्राइक में ये मार्टर्ड हो जाते हैं 1929 में। ठीक है, और बाकी दोनों तो हमने देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं। नेम द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैड ट्रेड विद वेस्ट एशिया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है लोथल। लोथल देखिए गुजरात में है, और ये एक मेजर पोर्ट सिटी था, है ना। पोर्ट सिटी होने के कारण ये बाकी एरियाज में ट्रेडिंग देखने को मिलती है, और इनमें डॉकयार्ड भी देखने को मिले हैं, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन डॉकयार्ड है। और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में बहुत सारी चीज़ें, बीड, सील्स, सेमी प्रेसिस स्टोन वगैरह भी मिले हैं, और उस टाइम के मेरी टाइम ट्रेड को दिखाते हैं, बिकॉज मेसोपोटामिया यानी जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया यानी मेसोपोटामिया वाले रीजन में सिमिलर तरह की चीज़ें मिलती है, तो ये साबित कर देते हैं उस टाइम पे काफ़ी एक्सटेंसिवली ट्रेड हो रहा था। अगला देखिए, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये तो ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं। ब्रह्मो समाज आप जान रहे हो राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन जो है ये स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट करा था 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे, और ब्रह्मो समाज 1828 में स्टैब्लिश हुआ है। बाकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले और विधवा विवाह समाज है विष्णु शास्त्री पंडित ने स्टार्ट किया है। तो ये जा रहा है 3, 2 और 4 और 1, 3, 2, 4, 1 जो है इसी में है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडी सावरकर। तो आप जानते हो वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है। अब इतना आसान है कि ऑप्शन में भी मेहनत नहीं की गई है ज़रा भी। SN सेन आप जानते हो, सुरेंद्र नाथ सेन जी ने जो बुक लिखी है 1857 के नाम से है। तो इस तरह से ये होता है।
अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट एनेक्स्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो क्रोनोलॉजी है वो इस तरह से है, इसमें अगर आप 3 याद रखो तो सारा जग संभल गया ऐसे करके याद रख सकते हो। सारा से सतारा हो जाएगा, जग से जयपुर हो जाएगा, संभल से संबलपुर। ठीक है, तो सतारा, जयपुर, संबलपुर ये 3 है मेजरली, तो नागपुर नहीं है, आंसर इज ऑप्शन ए। देन यहाँ भी पूछा था इन्होंने सीडीएस में कि कौन सा पहला था, फर्स्ट एनेक्स्ड स्टेट था, तो फर्स्ट एनेक्स्ड स्टेट सतारा है, 1848 में ही एनेक्स किया गया, 48-49 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज में आप जानते हो मेजरली 3 नाम है, प्रेम सिंह सहगल जी का है, शाहनवाज खान है और जनरल मोहन सिंह है। ऐसे डांगे जो है ये नहीं जुड़े हुए हैं आज़ाद हिंद फौज से, सो आंसर इज ऑप्शन ए। अब ये देखो इन्होंने पूछा था ऐसे डांगे पे जो क्वेश्चन, वो मैं दिखाता हूँ। सीएपीएफ में पूछा गया था 2019 में कि कानपुर बोलसेवी कॉन्स्पिरेसी से कौन जुड़े हुए थे। तो मुजफ्फर अहमद है, ऐसे डांगे हैं, शौकत उस्मानी है और नलिनी गुप्ता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए होगा। तो कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। देखिए होता क्या, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है और इसके बाद कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भारत में भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और जो ब्रिटिश है वो कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अलार्म्ड हो जाते हैं। और 1924 में क्या होता है कि कुछ इंडियन रेवोल्यूशनरीज़ को अंडर सेक्शन 121A ऑफ इंडियन पीनल कोड, क्योंकि बेसिकली इनका ये आरोप है कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग, यानी राजा के खिलाफ आप दंगे भड़का रहे हैं। ऑब्वियसली उस टाइम के ब्रिटिश क्राउन की बात की जा रही है, तो एक्यूज्ड वही था कि कम्युनिस्ट आइडियाज़ वगैरह प्रोपेगेट किए जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है, वायलेंट रेवोल्यूशन की ओर लेके जाएगा। तो इनमें मेजरली कौन की एक्यूज थे, तो शौकत उस्मानी है, नलिनी गुप्ता जी, मुजफ्फर अहमद है, ऐसे डांगे हैं, और MN रॉय हैं खास तौर से। ठीक है, तो ये मेजरली जुड़े हुए हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बाद में फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है 1925 में कानपुर में ही, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये आप समझ गए होगा पूरा इसका बैकग्राउंड क्या है। आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए 1942 में बाय कैप्टन मोहन सिंह ये फाउंड होता है, और इसमें जापान की हेल्प ली जाती है आफ्टर द फॉल ऑफ सिंगापुर। बट इसमें मेन जो जान है वो 1943 में आती है, जब सुभाष चंद्र बोस जी टुक ओवर करते हैं इसे, और जब ये लीडरशिप लेते हैं इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के डिक्लेरेशन की बात करते हैं 1943 में ही। और इसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस जी मोस्ट फेमस स्लोगन देते हैं, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये भी जो स्लोगन है इसी से जुड़ा हुआ है। देन इसके बाद वही है कि ये ट्राई कलर वगैरह होस्ट करते हैं मणिपुर में, जो कि फर्स्ट इंडियन सॉइल था अंडर आज़ाद हिंद कंट्रोल, राइट। तो इसी से जुड़े हुए ये। और फिर INA ट्रायल चलता है रेड फोर्ट में, जो कि बहुत फेमस है, अगेन सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला देखिए, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। जैसे देखिए पूना सार्वजनिक सभा कब फाउंड किया गया, तो महादेव गोविंद रानडे जी ने 1870 में फाउंड किया है इसे। तो इसमें अगर डी को हम 3 के साथ मैच करते हैं तो आप देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, राइट। अब हमारे पास 2 बचे हैं, और इसमें इंडियन एसोसिएशन आप जानते हो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने फाउंड किया है, तो ए जाएगा 4 के साथ। तो ए अगर 4 के साथ, अच्छा देखो सिर्फ A4 में बस एक ही ऑप्शन है, तो आंसर निकल कर आ जाता है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन में भी बहुत आसानी रखी गई है। इसके बाद ये CDS में पूछा गया था कि पूना सार्वजनिक सभा किस ईयर इस्टेब्लिश हुआ, तो 1870 में हुआ। तो ईयर भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, और ये UPSC के एग्जाम से भी पूछे जाते हैं। द टेम्पल एट देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ। तो ये गुप्ता आर्ट के रिमेन्स है, और ये क्वेश्चन 68 BPSC में भी पूछा गया था, द टेम्पल ऑफ देवगढ़। तो आप देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो जाते हैं। बट CDS में भी पूछा गया 2023 में कि फेमस गुप्ता पीरियड का देवघर टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है UPSC के एग्जाम से भी देखने को मिल रहा है, तो UPSC पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को फॉलो करना है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से नई जानकारी मिली होगी, कुछ फैक्चुअल बातें आपने नई सीखी होंगी। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।